बीजेपी की नई जमावट, बदलेंगे जिलों के प्रभारी मंत्री, निगम मंडलों में भी होगी नियुक्ति, शाह के दौरे से पहले होंगे अहम फैसले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले ही एमपी बीजेपी जमावट में लग गई है। कयास लग रहे हैं कि संगठन से लेकर मंत्रिमंडल तक कई बदलाव दिखेंगे। मंत्रियों के जिलों के प्रभार भी बदले जाने की चर्चा जोरों पर है। बीजेपी की यह जमावट यकीनन चुनाव के लिहाज से ही है। बीजेपी तो कुछ जिला अध्यक्षों को भी बदल सकती है, वहीं खाली पड़े निगम मंडलों में भी नियुक्ति कर बीजेपी नेताओं को नई जिम्मेदारी दी जाएगी। इसको लेकर वरिष्ठ नेताओं के बीच भी लगातार चर्चा चल रही है। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय पदाधिकारी मध्य प्रदेश में समय समय पर प्रवास में आते हैं, आते रहेंगे। पहले भी आते थे, हर साल आए हैं, हर बार आए हैं और अभी भी आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। ये कांग्रेस के जैसा थोड़ी है। बीजेपी की कोशिश कमलनाथ को छिंदवाड़ा में ही घेर देने की भी है। अमित शाह 19 मार्च को छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। उससे पहले ही बीजेपी ने पार्टी में जमावट के साथ कसावट लाने की तैयारी कर ली है। इधर बीजेपी की गतिविधियों पर कांग्रेस भी पैनी नजर गड़ाए हुए है। देखिए, वैसे तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो हटाएं बनाएं क्या करते हैं ये उनका मामला है। लेकिन जिस तरह से मंत्रियों का परफॉर्मेंस है, भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वे रिपोर्ट में आ रहा होगा, उनका इंटेलिजेंस बोल रहा है कि उनके मंत्रियों की कोई विशेष उपलब्धि नहीं रही पिछले सालों में, तो वो तो निश्चित रूप से चिंतित हैं, वो हटाने के लिए अग्रसर हैं। लेकिन जनता मन बना चुकी है, उन्हें पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहना है, तो वो जितने प्रयोग करना चाहें वो कर सकते। एक दिन पहले ही सीएम शिवराज ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक कर उन्हें नसीहत दी थी और अब शाह के दौरे को देखते हुए पार्टी कई बड़े बदलाव कर सकती है। जाहिर है कि बीजेपी 2018 से सबक लिए बैठी है। ऐसे में वो इस बार के विधानसभा चुनाव में कोई भी खामी नहीं छोड़ना चाहती। अब बीजेपी की जीत की जमावट 2023 के चुनाव में उसकी राह कितनी आसान करती है, ये तो चुनाव के नतीजों से ही तय होगा। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, शाह के दौरे से पहले बीजेपी की जमावट के मायने क्या हैं? सवाल नंबर 2, बीजेपी की नई जमावट विधानसभा चुनाव को किस तरह प्रभावित करेगी? सवाल नंबर 3, बीजेपी की जमावट देख क्या कांग्रेस भी रणनीति बदलेगी? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है जीत की जमावट। जमावट जाहिर तौर पर जीत की ही होती है। हार के लिए तो आपको बहुत अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है और आपकी जो तथाकथित रूप से अकर्मण्यता कह लीजिए, ये थोड़ा भारी शब्द आपको लगे हिंदी का, तो ये कह लीजिए कि पूरे दिल से कोशिश नहीं करनी पड़ती है अगर आप हारना चाहते हैं तो। और जीतना चाहते हैं तो पूरे दिल से कोशिश ही नहीं करनी पड़ती, बल्कि एक एक कदम सोच समझ कर उठाना पड़ता है। जैसा कि एक शेर कहता है कि सिर्फ एक कदम उठा था गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। एक गलत कदम आपको सफलता से बहुत दूर ले जाता है। तो बीजेपी जाहिर तौर पर 2018 के अनुभव के बाद सतर्क है। वो ये जानती है कि अगर वो सत्ता में उसकी वापसी हुई है तो इसकी वजह उसके अपने एफर्ट से अधिक दूसरी पार्टी यानी कांग्रेस में जो एक खेमा ऐसा था जो पार्टी के कर्णधारों की रीति नीति से नाराज़ था, उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया और हमें उसका फ़ायदा मिल गया। लेकिन जाहिर तौर पर बीजेपी का वोट प्रतिशत पिछली बार ज़्यादा था। ये चीज़ बीजेपी को चुभती रही कि सिर्फ 5 सीटें कांग्रेस ने अधिक हासिल की और सरकार बना ली। वोट हमारा ज़्यादा था, सिर्फ 5 ही सीटें कम थी, तो आखिर हमने क्या गलती की? तो इस बार कोई गलती ना करने की जो उसकी तैयारी है, इसी के लिए ये जमावट है। और इस जमावट का मुआयना करने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर जो नेता आते हैं, उनमें सबसे अहम नाम है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का। भले ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ना हो या संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री जैसे पद पर ना हो, लेकिन सबको ये मालूम है कि परीक्षा परिणाम के पहले कैसी तैयारी है, कितने पाठ्यक्रम पूरे कर लिए हैं पार्टी ने, और परीक्षा परिणाम आने के बाद यानी चुनाव के नतीजे आने के बाद ये अमित शाह ही होते हैं जो कॉपीज़ को सबसे करीने से, सलीके से, तरीके से और कठोरता से भी चेक करते हैं। इसलिए उनका आना बाकी सबके आने पर अलग मायने के साथ सुनाई देता है, समझा जाता है
और पार्टी के अंदरूनी हलकों में भी ये बात बहुत साफ है कि अमित शाह आए हैं, क्या संदेश लाए हैं और क्या संदेश लेके दिल्ली जा रहे हैं। तो यही आज हमारा चिंतन मनन और डिबेट का सब्जेक्ट है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। बीजेपी के सीनियर लीडर, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक पंकज चतुर्वेदी जी हैं। बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। बहुत धन्यवाद। अब्बास हफीज साहब हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया डिपार्टमेंट के, बहुत ही कारसाज और युवा राजनेता हैं जो अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस की वजह से बहुत पहचाने जाते हैं। मनोज सैनी जी हैं हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एडिटर। अब्बास साहब के साथ मनोज जी का भी स्वागत। मनोज जी, अमित शाह जी का आना बड़ा मायने रखता है और अमित शाह जी आते हैं तो उसके पहले की जमावट भी बहुत मायने रखती है। किस तरह देख रहे हैं आप जो बीजेपी अब जिस तरह आगे बढ़ रही है, जैसा हमने पैकेज में भी बताया और जाहिर तौर पर वो आप ही का इनपुट है कि अब बहुत कुछ बदलने वाला है। हो सकता है मंत्रियों के प्रभार बदलें अगले एक सप्ताह के भीतर, हो सकता है कुछ ज़िला अध्यक्ष और संगठन में कुछ ज़िला अध्यक्षों के स्तर पर कुछ फेरबदल हो, और भी कुछ हो सकता है, और इसी के साथ नियुक्तियां जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो भी होंगे। लेकिन इन सब के साथ अब तक क्या किया, आगे कैसे करना है, इस पर भी एक मजबूत पहल। जी शरद जी, देखिए, दूध से जला व्यक्ति छाछ भी फूंक कर पीता है और 2018 में जैसा आपने भी कहा हार मिली, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा। लेकिन कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, जिसके पास संख्या बल ज्यादा होता सत्ता में तो वही नजर आता, उसी की सत्ता बन जाती। पर इस बार ये जो संख्या बल है गुजरात की तर्ज पर बढ़ाने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। तो अब जितनी भी जमावट होगी वो चुनाव के मद्देनजर ही होगी। तो इस जमावट में कुछ जिलों के जो प्रभार है मंत्रियों के वो बदले जा रहे हैं, लगभग तय हो गया है। कोर कमेटी की बैठक में उस पर मोहर लग गई, उसके बाद फिर मंत्रियों के साथ भी बैठे तो वो भी चर्चा आगे बढ़ी है। और कुछ जिलाध्यक्ष है जिनको मैदान में उतारने की तैयारी भी है। और जब जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे तो आप ये मानकर चलिएगा कि उसमें से एक दो तो ऐसे होंगे जो आने वाले चुनाव में बतौर विधानसभा का चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं। दूसरी तरफ मीडिया विभाग से लेकर और तमाम तरह की अटकलें बड़ी तेजी से चल रही है कि उसमें भी कुछ नई जमावट के साथ आगे बढ़ा जाए और फिर जो लोग हैं उनको और कहाँ एडजस्ट किया जाए, तो वो भी तैयारियां हैं। तो बहुत बड़ी जमावट है ये, इसमें सब तरह की चीज़ें देखने को मिलने वाली। लेकिन इंतज़ार एक अलग तरह की सूची का भी हो रहा है जो केंद्र से आना है, और संभावना ये जताई जा रही है कि जो मंत्रिमंडल में कुछ लोग हैं उनको केंद्र में यानी संगठन में अलग तरह की जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है चुनाव के मद्देनजर। तो एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मिलने जा ही रहा, मिलेगा क्या, वो मिलना ही है। लेकिन अमित शाह के दौरे से पहले ये तमाम तरह की चीज़ें हो जाएंगी क्योंकि चर्चा इस पर पूरी हो गई और आगे कांग्रेस की रणनीति पर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार विचार कर। मतलब चुनाव के पहले का एक टोटल पैकेज परिवर्तन का बीजेपी का, चाहे वो कैबिनेट में फेरबदल हो, चाहे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो, चाहे मीडिया विभाग हो और चाहे संगठनात्मक स्तर पर ज़िलों में कुछ फेरबदल हो, इन सब की तैयारी है। बहरहाल अब्बास हफीज साहब, बीजेपी रिव्यू, डिसीजन मेकिंग और परिवर्तन, इन तीनों मंत्रों को लेकर चल रही है और ये सारी चीज़ें बीजेपी ये देख रही है कि मैदानी स्तर पर जो लोग हैं उनको कैसे एफिशिएंट बनाया जाए। तैयारी जाहिर तौर पर आपके यहाँ भी ऐसी ही चल रही है, फिर भी मसला बीजेपी का है, अंदरूनी मसला है, टिप्पणी तो फिर भी आपकी तरफ से आती है। देखिए शरद जी, जाहिर सी बात है ये भाजपा का आंतरिक मामला है और इसमें हमारा हस्तक्षेप ना होता है ना हमें कोई इनसे फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब तैयारी अगर किसी व्यक्ति ने, किसी विद्यार्थी ने पूरे साल की होती है, मेहनत की होती है, तो अंतिम समय में बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं होती हैं। आज जनता ये सोच रही है काश उसके बेहतरी के लिए भी, उसकी बदहाली को दूर करने के लिए भी ऐसी मीटिंग्स वो देखती और उसकी परेशानियां भी दूर होती। तो आज जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस जब करेगी तो आप कितने ही परिवर्तन कर लीजिए, कितने ही बदलाव कर लीजिए, उसका परिणाम कुछ नहीं आना है। आज जनता खुद मैदान में है अपने खुद के भविष्य को बचाने के लिए। लेकिन अच्छी बात है कि जो बदलाव होते हैं वो हर पार्टी के लिए अच्छे होते हैं और लोकतंत्र के अंदर जो सब लोग हैं, सारे सबकी हिस्सेदारी है, उसको महत्वपूर्ण रंग देती है। लेकिन आज सबसे बड़ी चीज़ ये है, अमित शाह जी भले ही पर्यवेक्षक के तौर पे आएँ या एक्चुअल राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर के ऊपर आएँ, हमारे लिए उनका आना हमेशा से शुभ ही होता है। 2018 में शरद जी वो आए थे, खूब आए थे, वो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। सबसे अच्छा प्रदर्शन हमारा रहा था जब हमने 3 राज्य भाजपा के हाथ से लिए थे
और 5 राज्यों के 5 राज्यों में बीजेपी हारी थी, तो हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जनता के हिसाब से सर्वेश के आधार पर बहुत सारे फैसले लिए हैं जिससे जनता भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। डिलीवरी वाले नेताओं में से एक माने जाते हैं और 15 महीने में जो काम किए थे वो हमारी मजबूती है। और आगे आने वाले समय में कितनी ही जमावट बीजेपी कर ले, अगर जमावट जनता की भलाई के लिए की होती, जनता के हालात सुधरे होते, बेरोजगारों की सेना नहीं खड़ी होती सामने, व्यापार ठप नहीं हुए, तो शरद जी बहुत इतना प्रयास नहीं करना पड़ता बीजेपी को। लेकिन हाँ, आंतरिक मामलों के अंदर उनका पूरा स्वतंत्रता है, वो जो चाहें करें, जिसको मैदान में उतारें उसको उतारें, जिसको ज़रा अध्यक्ष बनाएं उसको बनाएं, ये उनका बहुत अच्छा। चलिए पंकज जी, सुनिए आपने टिप्पणी मनोज जी की भी और आपके मित्र अब्बास हफीज साहब की। जी, किस तरह देखते हैं ये जमावट बीजेपी के लिए शुभ संकेत और सही दिशा में सही फैसला? देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परिवार का सदैव प्रयास यही होता है कि जो निर्णय है वो सही दिशा में हो, और निर्णय सही दिशा में होते इसलिए शरद जी भारतीय जनता पार्टी सही दशा को प्राप्त होती है, यानी जनता की कृपा से, जनता का आशीर्वाद प्राप्त के चुनावी विजय प्राप्त करती है। और ये एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। अमित शाह जी अभी इसके कुछ दिनों पहले तक विंध्य प्रदेश में थे, आपने देखा बड़ा कार्यक्रम था, कोल समाज का सम्मेलन था, आदरणीय अमित शाह जी वहां थे। और अब छिंदवाड़ा का दौरा है, और छिंदवाड़ा जो लोकसभा है वो लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के लिए, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि एक अलग प्रकार की चुनौती है। उस चुनौती के लिए हमको एक बहुत बड़े विशेषज्ञ की आवश्यकता है। तो आदरणीय अमित शाह जी जैसा मार्गदर्शक विशेषज्ञ कौन हो सकता है जो लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका को, विजय ध्वजा को सुनिश्चित करेगा। जहां तक बाकी परिवर्तनों का विषय शरद जी, तो समय काल परिस्थिति के अनुरूप बहुत सारे परिवर्तन राजनीतिक व्यवस्थाएं करती, भारतीय जनता पार्टी भी करती है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री जी के दौरे के पहले जैसा मनोज जी ने कहा, संभवतः मनोज जी के पास इनपुट हो सकते हैं क्योंकि उनका कार्यक्षेत्र भिन्न है, और यह एक सामान्य प्रक्रिया है। केंद्रीय मंत्री हैं, अभी चुनाव का वर्ष है मध्य प्रदेश में, तो बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास होंगे। आदरणीय अमित जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और भी तमाम हमारे जो सीनियर पॉलिटिकल लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी अलग अलग भूमिकाएं, अलग अलग दायित्व हैं। तो किस कार्यकर्ता को, किस राजनेता को कब कहाँ प्रवास करना है, उसका क्या दायित्व है शरद जी, लगभग 1 साल पहले सुनिश्चित हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि ये दौरा अभी तय हुआ है, ये योजना पहले से बनी है। वर्ष भर के भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रवास के कार्यक्रम, राजनेता प्रवास के कार्यक्रम लगभग तय होते हैं, 19-21 का अंतर जिसमें होता रहता है। तो ऐसा कोई अचानक कोई दौरा बन गया हो आदरणीय अमित शाह जी का, और उसको दौरे को लेकर कुछ आगे पीछे काम किया रहो। भारतीय जनता पार्टी की कार्य करने की शरद जी अपनी एक पद्धति है, और हम चुनाव के आधार पर कभी भी राजनीति नहीं करते कि अभी 23 का चुनाव, तो 23 का चुनाव, फिर 24 का, फिर 28, 29 का। हम तो सतत रूप से चरेवेती जो श्रेष्ठ कार्य उसको सर्वश्रेष्ठ करना, क्या श्रेष्ठ कर सकते हैं उसका परिणाम आप देखिए कि 2003 का मध्य प्रदेश और 23 का मध्य प्रदेश, चाहे आर्थिक स्थिति हो, खेती किसानी की स्थिति हो, विकास की स्थिति हो, अभी देश का एक ऐसा राज्य है, और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि जैसे हमारी अन्य योजनाओं की बाकी राज्यों ने कॉपी करी, हमारी लाडली बहना योजना की जो अनुकरणीय है, जिसमें मेरे मध्य प्रदेश की लगभग 2.5 करोड़ माताओं बहनों को उसका लाभ मिलेगा, साल के 12,000 रुपए की जो व्यवस्था करी है, बजट प्रावधान किया है, प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री के जन्मदिन से प्रारंभ हो गई। और ऐसे मुख्यमंत्री शरद जी जो दंडवत करके माताओं बहनों को प्रणाम कर रहे हैं कि मेरा सौभाग्य कि मैं माँ और बहनों की सेवा कर पा रहा हूं, तो इस भाव से शरद जी भारतीय जनता पार्टी सरकार और परिवार कार्य करते हैं जी, और उसमें जो जो आवश्यकता है वो परिवर्तन भी करते हैं समय काल के अनुरूप। मनोज जी, छिंदवाड़ा आना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। छिंदवाड़ा आना जाहिर तौर पर, जैसा हम अनुमान लगाते हैं कि कमलनाथ जी का गढ़ है, 4 दशकों तक उन्होंने लोकसभा में उस सीट को रिप्रेजेंट किया है, और अब नकुल नाथ जी जो उनके पुत्र हैं वो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव से वहाँ सांसद हैं। लेकिन इसके ज़रिए मैसेज ये है कि कमलनाथ जी को भी एक मैसेज है, कांग्रेस को भी एक मैसेज है कि अब छिंदवाड़ा हमारे निशाने पर जी, और हम छिंदवाड़ा में ऐसी हलचल पैदा करेंगे जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश का, उसके मन में भी कोई विचलन पैदा करने की स्थिति बने, और हम कुछ इस तरह के हालात भी बनाएंगे कि उनका फोकस छिंदवाड़ा पर बराबर बना रहे, और मध्य प्रदेश पर जो उनका फोकस है, और कमलनाथ जी और उनकी पूरी टीम की कोशिश है
कि आज भी हम देखते हैं कि तमाम अपनी व्यस्तता के बाद भी कमलनाथ जी 1 महीने में या 2 महीने में कम से कम 3-4 दिन का उनका दौरा छिंदवाड़ा का ज़रूर होता है। तो छिंदवाड़ा आने के मायने, अंदर की क्या कोडिंग डिकोडिंग है, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। देखिए, एक तो ये कि अमित शाह जी का ये दूसरा दौरा है। जैसा सतना आए तो उन्होंने कोल समाज के उसमें भाग लिया, और दूसरी तरफ आप छिंदवाड़ा को भी देखेंगे तो वो भी जनजाति में। और शरद जी, जितना भारतीय जनता पार्टी ने जनजाति को लेकर काम किया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर और बाकी उसमें, तो भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि सबसे सॉफ्ट इस समय कुछ है तो वो जनजाति वर्ग है, जिसको जो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा। ये जरूर है कि 2018 में वो छिटक गया, जिसके कारण कांग्रेस की सरकार भी बनी, लेकिन वो अपनी तरफ उसको लाना चाह रहा है। और इसका फायदा कोई 23 के लिए नहीं है, 23 और 24 दोनों, ये वो 9 राज्यों के चुनाव होंगे जिसके तत्काल बाद 24 की तैयारियां भी दिखाई देगी। तो 23 के साथ 24 की तरफ भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ना चाहती है, और इसीलिए अमित शाह का ये दौरा है। इसके बाद फिर एक नई जानकारी ये भी है कि हो सकता है कि महीने भर के भीतर अमित शाह जी और दिखाई देंगे। तो लगातार अमित शाह जी के दौरे चलते रहेंगे, यानी मतलब यही है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य, छत्तीसगढ़ की जो बात आ रही है, सर्वे और बाकी चीज़ें आ रही, तो छत्तीसगढ़ में बहुत टफ है। मध्य प्रदेश में भी फाइट ठीक दिखाई देगी। राजस्थान में तो चीज़ें बदलती रही है, वहाँ का जो मिजाज कहता है। तो सबसे ज़्यादा नज़र कहीं है तो वो मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश में 29 सीटें लोकसभा की है। पिछली बार एक सीट जो 30-35 हज़ार से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, आप देखेंगे छिंदवाड़ा में भी। तो अमित शाह जी या भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि हम आगे जो 2023 के बाद की जो रणनीति होगी, 24 की तरफ जब केंद्र की सरकार बनेगी, तो हमें लगता है, उन्हें लगता है कि मध्य प्रदेश सबसे अच्छी जगह है जिस पर ध्यान रखना चाहिए, और इसीलिए केंद्र की बहुत ज़्यादा नज़र है। लगातार अमित शाह भी आएंगे, और आने वाले कुछ दिनों में एक और दौरा शायद मोदी साहब का भी दिखाई दे सकता है। मध्य प्रदेश के आसपास सांची भी आ सकते हैं, ऐसी चर्चा भी है। तो बहुत ही अलग तरह की रणनीति के साथ बढ़ रही है, और इसमें चिंता है। चिंता छत्तीसगढ़ से भी है, राजस्थान से भी है, और मध्य प्रदेश से भी। मध्य प्रदेश में भले ही कांग्रेस से आए हुए नेताओं की मदद से सरकार बनी, लेकिन उसके बाद बाई इलेक्शन जो हुआ उसमें बीजेपी ने बढ़िया प्रदर्शन किया, और कांग्रेस की बहुत कोशिश थी कि वो मसला बने चुनाव में कि दल बदला गया है, तथाकथित रूप से चीटिंग की गई है, धोखा दिया गया है। लेकिन जनता ने उसके बाद भी उस मसले से ज़्यादा बीजेपी को तवज्जो देकर सरकार को स्थिर करने में बड़ी मदद की। लेकिन अब बीजेपी की सोच ऐसी लगती है कि बीजेपी इसको लेकर आगे बढ़े कि वो ये बताए कि जनता का भरोसा उस पर अगर मगर पर टिका नहीं है। जनता जिस तरह मध्य प्रदेश पर भरोसा कर रही है, और कांग्रेस की कोशिश है कि कांग्रेस अपनी ताकत से, और बीजेपी में जो तथाकथित रूप से दावे सामने आ रहे हैं कि इस बार कुछ मन मुटाव की बातें भी हैं, उनका फ़ायदा उठाकर वो आगे बढ़े। जी अब्बास हफीज़ साहब, छिंदवाड़ा एक तो रडार पर है बीजेपी के, कमलनाथ जी के गढ़ में जाना अमित शाह जी का बहुत मायने रखता है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किस तरह की तैयारी वहाँ दिखती है। जी, कमलनाथ जी ने जो काम किया है छिंदवाड़े में वो तो देखना चाहिए, और वाकई में वो छिंदवाड़ा मॉडल अगर पूरे देश में लागू होगा शरद जी, तो बहुत फ़ायदा होगा, युवाओं को रोज़गार के अवसर होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अमित शाह जी का हम स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश के उस ज़िले में जो पूरी तरह से भाजपा मुक्त ज़िला है, और शायद उनको ये देखकर भी बहुत कुछ समझ में आएगा वहाँ। लेकिन बड़ा विषय यह है कि आखिर दौरे हो क्यों रहे हैं इतने पहले से। दौरे इसलिए हो रहे हैं जो सूत्र जानकारियां देते हैं लोगों को कि सरफटम्बल के हालात हैं, बिखराव है, बिखराव के साथ साथ सीएम कौन होगा इसकी दावेदारी है, जबकि सत्ता में आने नहीं वाली भाजपा, पर फिर भी उस ताजपोशी के लिए बहुत सारे दावेदार हैं, जिसकी वजह से बीजेपी में सबसे बड़े जो चाबुक चलाने वाले नेता कहलाते हैं उनको बुलाया जा रहा है बार बार कि कम से कम किसी न किसी तरह से सबको डिसिप्लिन कर लें। लेकिन अब ये योजनाएं भी जनता के बीच में जाने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि ये घोषणाएं हैं। 4.5 करोड़ बहनें हैं यहाँ पर, महिलाएं हैं मध्य प्रदेश में, इनकी योजना के जो मापदंड हैं साथ में, उसके हिसाब से 4 करोड़ 30 लाख बहनें, माएँ, बेटियाँ इसके हिसाब से पात्र नहीं पाई जाएंगी। आखिरकार ये लग जाएगी आचार संहिता, और ये ऐसी योजनाओं के साथ ये लगा देंगे, ट्रैक्टर है आपके घर में आपको नहीं मिलेगा, गाड़ी है 4 पहिया कोई सी भी आपको नहीं मिलेगा, आप 23 साल की कम की हैं आपको नहीं मिलेगा ये 1000 रुपया, उसके साथ साथ आप 60 साल 65 साल से ऊपर की हैं माता जी आपको भी नहीं मिलेगा। ऐसी आपके घर में कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, कर्मचारी है,
कोई छोटे मोटे पद पे भी अगर बैठी है महिला तो आपको भी पूरे परिवार को नहीं मिलेगा। ऐसे करके ये वंचित रखने वाले हैं उन 12,000 को। कमलनाथ जी लेकिन ऐसा कह के आप योजना के इंपॉर्टेंस को भी कहीं ना कहीं रेखांकित नहीं कर रहे हैं बार बार? नहीं, जब उन्होंने बार बार किया, पंकज जी ने बिना टॉपिक के उसको लाके रख दिया, तो मैंने कहा कि अब इसको शायद सही करने का वक्त सही है यहाँ पर, कि सही फोरम से चले जाए, क्योंकि वो अपनी एक ऐसी योजना का यहाँ प्रचार करने लगे थे जिस योजना से एक बहुत बड़ा वर्ग है, मतलब 5-4.5 करोड़ में से शरद जी 4 करोड़ 30 लाख महिलाएं जो वंचित रहने वाली हैं, उनको भ्रमित अगर करने का काम करेंगे तो हमारा फर्ज बनता है विपक्ष की हैसियत से कि वो जनता को उस बात का एहसास दे रहा है कि हम 18,000 रुपया जो साल का देने वाले हैं, ऐसी पात्रता अपात्रताएं नहीं होंगी उसमें। जी सर, एक फिगर नोट कर लीजिएगा कांग्रेस की जानकारी के लिए। 1 जून तक मध्य प्रदेश की 2.5 करोड़ माताओं बहनों के खाते में 2.5 करोड़ माताओं बहनों के खाते में 1,000 रुपए पहुंच जाएगा। सबके सामने 1 जून दूर नहीं है। ये झूठ बोलने वालों की सरकार नहीं है जो कहती थी कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, कर्ज माफी करेंगे, और तमाम बातें सबके सामने। जहां तक छिंदवाड़ा का शरद जी विषय है, तो छिंदवाड़ा 3 करोड़ तो वंचित रह गए आपके हिसाब से। यही कमलनाथ जी जो भ्रष्टाचार के आरोप में थे, टिकट इनका कटा, श्रीमती कमलनाथ जी चुनाव लड़ी और बाद में श्रीमती कमलनाथ जी का टिकट इस्तीफा दिलवाया कमलनाथ जी ने, और सुंदरलाल पटवा जी ने कमलनाथ जी को चुनाव हराया इसी छिंदवाड़ा से। उसी छिंदवाड़ा में अभी केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी का दौरा था, कल भोपाल में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी का दौरा था। पंकज जी सुन लीजिए, आपने खुद मान लिया कि 2 से 2.5 करोड़ बहनें जो हैं वंचित होने वाली हैं इस पूरे प्रदेश के अंदर आपकी स्कीम से। इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका, बस इतना कहना था। पंकज जी नहीं कहते रहिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ना। हम हमारा काम कर रहे हैं, हम उन लोगों के जैसे नहीं जिन्होंने झूठे वादे किए थे और उसके बाद सारी की सारी स्थिति ये है। अब कमलनाथ जी को यदि योजना में इतनी खामी लगती है तो फिर काहे के लिए कमलनाथ जी अपनी नई बातचीत कर रहे हैं? और उन पर, और मुख्यमंत्री ने एक श्रृंखला प्रारंभ करी शिवराज जी ने कि कमलनाथ जी के बराबर झूठ लिखकर, झूठ बोलने वाला पहला दल है देश का कांग्रेस पार्टी, उसके नेता कमलनाथ जी ने लिखकर झूठ का, आपने सच बोला 2.5 करोड़ बहनें वंचित होंगी। राजनीतिक निर्लजता देखिए शरद जी कि उसके बाद आपने सच बोला कि 2.5 करोड़ बहनें हमारी वंचित हो जाएंगी प्रदेश में। कोई वंचित नहीं है। कैसे नहीं होंगी? आप खुद कह रहे हैं कि 2.5 करोड़ तो संख्या 4.5 करोड़ है बहनों की। अरे भाई साहब, 23 साल से ऊपर की बहनों की बात कर रहे हैं, 23 साल से ऊपर की बहनों की बातचीत कर रहे हैं हम। यही तो पात्रता में उलझा के रख दिया आपने योजना के अंदर। चाहते हैं कि ये सहरिया बारिया बहगा की पेंशन तक बंद कर दी, संबल योजना बंद कर दी, 2-2 5,000 के किसान के ऋण माफ किए। तो जिस प्रकार का धोखा कमलनाथ जी ने किया, तो छिंदवाड़ा की जनता, कमलनाथ जी का धोखा नहीं है, जो आपस में धोखा दे रहा है बीजेपी के नेता, हवा निकली हुई है, इसलिए अमित शाह जी आ रहे हैं कि डुबो दिया यहाँ सबको। कमलनाथ ये बड़ा विषय है। आप मानिए कि अमित शाह जी को इतने पंक्चर बनाने की जरूरत पड़ रही है मध्य प्रदेश में, तो ये सीधा रिपोर्ट कार्ड सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए बात मुकम्मल सुन लीजिए। कमलनाथ जी और धोखेबाजी पर्याय दूसरे के 2 लाख तक का कर्जा 10 दिन के भीतर नहीं माफ किया। विशेष कृषि योजना, महिलाओं की योजना, इस पर तो आप ही कहते थे कि साइन कर दिया, सब बंद कर दिया। अरे साइन करके, अरे तो आप ही कहते थे, ये तो हमारे बीच में कि साइन कर दिया, हो गई योजना प्रारंभ। अब सबका कर्जा माफ होने के दिन थोड़ी गिने जाते हैं, आगे हो रहा है। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया, तो शिवराज सिंह चौहान जी ने ऐसे कबूल किया जैसे आपने योजना से वंचित महिलाओं को कबूल कर लिया। वादा क्या था? 10 दिन के भीतर 2 लाख तक का कर्जा माफ। नहीं तो मुख्यमंत्री साहब क्यों नहीं हटाया राहुल गांधी ने? कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ पंकज जी? किसी का, किसका हुआ 2 लाख तक? शिवराज जी कह रहे हैं 27 लाख किसानों का कर्जा आपने मात्र 9,000 करोड़ का माफ किया है। ये तो खुद आपकी स्वीकृति है, मेरी नहीं है। ये आपकी पार्टी से आने वाले हम सबके मुख्यमंत्री महोदय की है। चलिए सरकार होती है, योजना को बंद करके आपने किसानों के ऊपर ये जुल्म किया। आप करते ना, पूरे कैबिनेट का निर्णय था, किसी पार्टी का नहीं। कैबिनेट अप्रूवल के बाद सरकार का निर्णय बन गया कर्ज माफी। मनोज, एक तो ये एस्टैब्लिश हो गया कि लाडली बहना जो है वो बहुत ही एक चर्चित योजना तो हो गई है। ये कांग्रेस के आलोचनात्मक सुर से भी समझ में आ रहा है आरंभ से ही। शरद जी समझ नहीं पा रहे क्या कर रहे हैं। तो आप ज्यादा देने वाले हैं बहनों को। जैसे सरकार बदलेगी, जिन बहनों को 12,000 मिलने वाला था उनको 18,000। कंक्लूडिंग रिमार्क आपका मनोज जी, कंक्लूडिंग रिमार्क। बहुत कम वक्त है मेरे पास। बिल्कुल शरद जी, देखिए लाडली बहना की बात हो या अन्य जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की योजनाएं हैं, चिंता वही है कि एक तरफ योजना के जरिए आगे बढ़ना है, यानी शिवराज जी की जो पहचान है संवेदनशील एक मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, दूसरी तरफ संगठन के साथ भी आगे बढ़ना है। तो संगठन और सत्ता मिलकर 2023 की लकीर को और मजबूत करना चाहते हैं
क्योंकि कांग्रेस भी उसी तरफ, आप देखिए आज भी एक बड़ा दिलचस्प वाकया देखने को मिला जब एक मंच पर सभी लोग थे, हालांकि पक्ष और विपक्ष थे, तो हमें लगता है बहुत अलग तरह का 2023 का चुनाव है, जो जितने बेहतर तरीके से अपनी जमावट कर लेगा, जिस जमावट की हम बात कर रहे हैं, हमें लगता है वो 23 की जमावट बिल्कुल, और पाएगा। बीजेपी के लिए भी ये अच्छा संकेत है, क्योंकि जिधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की दृष्टि रहती है निरंतर, जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय दोनों नेताओं के निरंतर दौरे और निरंतर रणनीति मूलक चर्चाओं का दौर राज्य की संबंधित राज्य की लीडरशिप के साथ रहा, योगी आदित्यनाथ जी के साथ, वैसा ही कुछ मंजर हमें मध्य प्रदेश के साथ दिख रहा है, जहां शिवराज जी के साथ दोनों ही नेताओं का जो पार्टी के अंदर खाने की खबरें मिलती हैं कि एक सतत संपर्क है। और ये संपर्क ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश न सिर्फ मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए, शिवराज जी के लिए, संगठन के लिए कितना मायने है, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी भी डबल इंजन की सरकार के नारे के साथ मध्य प्रदेश पर पूरी तरह से उनकी न सिर्फ निगाह है, बल्कि रणनीति बनाकर आगे बढ़ने के लिए वो स्थानीय नेतृत्व के साथ निरंतर आगे बढ़ने की तरफ और आगे जाने की तरफ सोच रहे हैं। तो देखते हैं ये कितना वोट में कन्वर्ट होता है, जन समर्थन में कन्वर्ट होता है, ये वक्त बताएगा, चुनाव के नतीजे बताएंगे। बहुत शुक्रिया आपका बासफी साहब, बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। वाह वाह रे वाह वाह। नमस्कार।